हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 से संबंधित भूगोल के प्रश्नों को। आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? क्वेश्चन क्या है सही से देख लीजिएगा। कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी फ्रेश वाटर लेक पूछ रहा है। तो यहाँ पर कोलेरू, बुलर, नल सरोवर, सांबर। राइट आंसर क्या होगा? बुलर झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर संघराज क्षेत्र में स्थित भारत की ताज़े पानी की बृहत्तम झील है। यह झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य ताज़े पानी की झील है। नल सरोवर गुजरात में स्थित एक झील है। यह रामसर कन्वेंशन के तहत घोषित भारत की आर्द्रभूमि स्थल भी है। नल सरोवर क्या है? एक रामसर साइट भी है। सांबर झील राजस्थान में स्थित भारत की बृहत्तम अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है, जो भारत के 60% नमक की आपूर्ति करती है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ओडिशा स्थित चिल्का झील है। यह लैगून झील का उदाहरण है। इसको एक बार मैप में देख लीजिएगा। एक बार देख लीजिए, कोलेरू, बुलर, नल सरोवर, सांभर। ये बुलर लेक है, सांभर लेक ये रही, कोलेरू लेक, नल सरोवर। यहाँ पर आपको देखनी है नल सरोवर, गुजरात में जो स्थित है। नल लेक ये लिखा है, नल लेक। चारों झीलें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में तमरिया जनजाति कौन सी जनजाति है? तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा राजस्थान, झारखंड, एमपी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा झारखंड। तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। पहले यह पिछड़ी जाति के अंतर्गत थी, जिसे वर्ष 2014 में अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया। झारखंड की अन्य जनजातियाँ मुंडा, बिरहोर, ओरांव, खरिया, पहाड़ियाँ आदि हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में हमें क्या और याद रखना है कि जो झारखंड की मुख्य जनजातियाँ वो कौन कौन सी हैं। झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड में मुख्य जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? एक हमने पढ़ी है अभी प्रश्न में, तमरिया। कौन सी है? तमरिया जनजाति। झारखंड में कौन सी जनजाति है? तमरिया जनजाति। और मुंडा, बिरहोर, ओरांव, खरिया, पहाड़िया। ये 5-6 जनजातियाँ आपको याद रखनी है। तमरिया, मुंडा, बिरहोर, ओरांव, खरिया, पहाड़िया। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश राज्य दिए गए झरने से मैच करना। गर्म झरने, हॉट स्प्रिंग। हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, ओडिशा तप्तापानी, महाराष्ट्र बज्जेश्वरी, गुजरात नारायणी। तो उसमें कौन सा सही नहीं है? गुजरात नारायणी वाला। गुजरात नारायणी कहाँ पर है? राजस्थान में। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए कि गर्म झरने कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा झरना स्थित है? मणिकर्ण। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण। उड़ीसा में तप्तापानी। उड़ीसा में कैसा है? तप्तापानी। महाराष्ट्र में बज्जेश्वरी। राजस्थान में नारायणी। मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजना कृषि से संबंधित क्या प्रश्न पूछे गए हैं देख लीजिएगा। मानसून ये टॉपिक है जियोग्राफी के कौन कौन से? एक तो हमारा मानसून, दूसरा वन, तीसरा मिट्टी, चौथा सिंचाई परियोजना, पांचवी कृषि। मानसून, वन, मिट्टी, सिंचाई परियोजना, कृषि। तो यहाँ पर है
क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। मिट्टी है राज्य, मिट्टी और राज्य से मैच करना है। जलोढ़ राजस्थान, काली उत्तर प्रदेश, लाल महाराष्ट्र, मरुस्थली आंध्र प्रदेश। अगर आपको आइडिया होगा, अगर यूपी में आप रहते हैं तो आप पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी मिलती है, जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पर मिलती है, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी महाराष्ट्र में। मरुस्थली सभी को पता होगा राजस्थान की मिट्टी है। लाल कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। लाल मिट्टी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश और मरुस्थली मिट्टी राजस्थान। एक बार मैप में देख लीजिए सारी मिट्टियाँ। ये भारत की मिट्टियों का मैप है। ये जो इंडिया, इसकी मिट्टियों का मैप है। एक बार देख लीजिए पूरा क्लिक करके। अगर डल दिख रहा हो तो थोड़ा क्लियर देखने की। वैसे एनसीईआरटी या अदर बुक्स में आपको अच्छे से मिल जाएगा, ना मिले तो गूगल सर्च करिएगा, दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये इंडिया का मैप दिया गया है। इसमें जो इंडिया में टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं वो बताए गए हैं, कहाँ पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो हमने जलोढ़ मृदा की बात की थी। जलोढ़ मृदा ये देखिए बैंगनी कलर में जो सारा फैला है इधर, ये इधर जो बता रहा है, ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र हो गया। फिर हमने दूसरी पढ़ी थी काली मृदा। तो काली मृदा हमने पढ़ी थी महाराष्ट्र, ये वाला एरिया देखिए काली मृदा का महाराष्ट्र। और मरुस्थली मृदा राजस्थान में पढ़ी थी। मरुस्थली मृदा कहाँ पर, या शुष्क मृदा राजस्थान में। और इसके बाद हमने लाल मृदा कहाँ देखी थी, आंध्र प्रदेश में। ये देखिए लाल और पीली, ये आंध्र प्रदेश में हो गई। तो हमारा क्लियर हो गया कि कहाँ पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है नाइजर रामतिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। नाइजर रामतिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो ये अगर किसी जनरल स्टूडेंट से आप पूछेंगे वो नहीं बता पाएगा कि कितने परसेंट। हमें लगता है इसको अगर ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन जैसे एक हार्ड लेवल क्या रहता है एग्ज़ाम में, उसको देखने के लिए हमें इसको देखना चाहिए। तो इसका आंसर है इथोपिया, भारत तथा नेपाल में व्यापक मात्रा में उगाया जाने वाला इथोपिया, भारत, नेपाल, 3 लोकेशंस बता रहा है। इथोपिया, भारत तथा नेपाल में व्यापक मात्रा में उगाया जाने वाला रामतिल नाइजर के बीजों में कुल मात्रा का 1/3 के लगभग 37 से 47% पाया जाता है। रामतिल प्रोटीन और फैटी एसिड तथा लिनोलिक एसिड का भी अच्छा स्रोत है। रामतिल किसका अच्छा स्रोत है, रामतिल प्रोटीन, फैटी एसिड तथा लिनोलिक एसिड का भी अच्छा स्रोत है। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। दूसरा, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। तो यहाँ पर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें पहला कथन क्यों गलत है, क्योंकि इसमें दिया गया था कि उथली गहरी एक बार कथन को रिपीट कर लीजिए तब आपको क्लिक हो पाएगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट नहीं आप बता पाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया था कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। दूसरा दिया था कथन फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता है जब गहरी जड़दार वाली फसलें उगाएंगे तो उसके बाद उथली जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए। यही फसल चक्र का मुख्य सिद्धांत है। तो यहाँ पर दूसरा कथन केवल सही होगा, पहला कथन गलत होगा। फसल चक्र सिद्धांत के अनुसार एक उत्तम फसल उत्पादकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पद्धतियों को अपनाना चाहिए। फसल चक्र सिद्धांत के अनुसार एक उत्तम फसल उत्पादकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पद्धतियों को अपनाना चाहिए। उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए और फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसल उगानी चाहिए। तीसरा है अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को उगाना चाहिए। कृषि साधनों का प्रयोग क्षमतापूर्वक ढंग से होना चाहिए और अपर्दन प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र में आच्छादित फसलों का समावेश होना चाहिए।
फसल चक्र सिद्धांत के अनुसार एक उत्तम फसल उत्पादकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पद्धतियों को अपनाना चाहिए। उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसल उगानी चाहिए। अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को उगाना चाहिए। कृषि साधनों का प्रयोग क्षमतापूर्वक ढंग से होना चाहिए। अपर्दन प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र में आच्छादित फसलों का समावेश होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व व्यापार। कौन कौन से टॉपिक हैं जियोग्राफी के? खनिज शक्ति संसाधन, उद्योग व व्यापार। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। दूसरा है रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ। तीसरा भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन। चौथा है बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो यहाँ पर पहला कथन क्या है? भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ। तीसरा भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन। चौथा बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो यहाँ पर अगर जब मैच करेंगे, जैसे यह है भारत में चीनी उद्योग का विकास, चीनी उद्योग का विकास कब हुआ था? 1903 में। पहले हम इसको राइट कर लेते हैं कि भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास कब हुआ? 1903 में। और जो प्रतापपुर में देवरिया या प्रतापपुर में चीनी मिल की स्थापना हुई। और तो रिसड़ा में, तो ये ईयर आपको याद रखना है, रिसड़ा में जूट मिल की स्थापना की गई थी। देश की प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में। और स्टील का प्रथम बार उत्पादन कहाँ पर हुआ है? 1874 में। स्टील का प्रथम बार उत्पादन 1874। और बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ 1854 में। बम्बई में प्रथम बार कपड़ा मिल का प्रारंभ 1854। ईयर बिल्कुल क्लियर याद कर लीजिए, पेपर में नहीं याद रहता है यार ये वाला कि भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास कब हुआ। डायरेक्ट तो आपसे पूछेगा नहीं कि चीनी उद्योग का विकास कब हुआ। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1903 में हुआ। दूसरा है रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ कब हुआ है? 1855 में। तीसरा है भारत में प्रथम स्टील का प्रथम बार उत्पादन 1874 में। चौथा है बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1854 में। अब इसका एक बार व्याख्या को देख लीजिए। व्याख्या करवाने का बस यही है कि आगे एग्ज़ाम में जब आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, वरना प्रीवियस ईयर में जैसे हम क्वेश्चन देखकर भी काम चला सकते हैं। एक्सप्लेनेशन से हमें अपने आप को किस वे में तैयारी करनी है उस पर थोड़ा ग्रो करने में हेल्प मिलती है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में बॉम्बे में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में बॉम्बे में कावासाजी नानाभाई डाबर ने द बॉम्बे स्पिनर मिल के नाम से स्थापित की। देश के प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज ऑकलैंड और बंगाली फाइनेंसर बाबू बाय सुंदर सेन द्वारा रिसड़ा, पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी में की गई थी। भारत में प्रथम बार स्टील लौह इस्पात का उत्पादन 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी इसको द्वारा कुल्टी, झरिया तथा बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में की गई थी। जबकि भारत का प्रथम भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1903 में देवरिया, प्रतापपुर में चीनी मिल की स्थापना से हुई। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर पहले हम कोड देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। ये एक जनरल क्वेश्चन लग रहा है, अगर करना चाहेंगे तो बिना पढ़े भी ये सही जा सकता है। जैसे इसमें दिए गए हैं खनिज, और दूसरी सूची दी गई उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर, सीमेंट, कॉपर या तांबा, बिजली का सामान, बॉक्साइट, हवाई जहाज का निर्माण, मैग्नीज, इस्पात। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा कि चूना पत्थर का उपयोग जो हम सीमेंट में करते हैं, कॉपर तांबा का बिजली सामान में, बॉक्साइट का हवाई जहाज के निर्माण में करते हैं, मैग्नीज का इस्पात के निर्माण में करते हैं। तो यहाँ पर सीधे 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन के बाद, यहाँ पर जीवाश्म ईंधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। भारत में जीवाश्म ईंधन के बाद ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत सौर ऊर्जा है। 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में सर्वाधिक योगदान, विद्युत उत्पादन की बात हो रही है यानी इलेक्ट्रिक, सर्वाधिक विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में सर्वाधिक योगदान कोयला 51.7% का है, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का योगदान 26.5% है, जिसमें पवन ऊर्जा 10.2% तथा सौर ऊर्जा में 12.5% उत्पादित किया जा रहा है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, पेपर जब आरओ का एग्ज़ाम पास में आए तब आपको इसको अपडेट करके एक बार देख लेना है। अगर नहीं अपडेट है तो फिर यही डाटा याद रखना, इसलिए इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे कि आपको क्या अपडेट करना है, क्या अपडेट नहीं करना है। 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में सर्वाधिक योगदान कोयला का कितना है? 51.7%। अगर पूरा नहीं याद आ रहा 50+ याद रखिए बस। जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का योगदान 26.5 है, जिसमें पवन ऊर्जा 10.2 और सौर ऊर्जा 12.5% उत्पादित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती। तो इसमें जहाँ तक भिलाई नहीं होगा, इसका राइट आंसर है भिलाई। तो इसमें कौन सा नदी के तट पर नहीं स्थित है? भिलाई। और जैसे बोकारो है, बोकारो किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर नदी के तट पर। बोकारो किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर नदी के तट पर। जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के तट पर है। भद्रावती भद्रा, इसमें तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि भद्रावती भद्रा नदी के किनारे, जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खरकई, बोकारो दामोदर। ध्यातव्य है कि भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किसी नदी के नज़दीक स्थित नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर पश्चिम में हावड़ा मुंबई रेल लाइन तथा ग्रेट ईस्टर्न हाईवे के नज़दीक स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का भूगोल। यहाँ से वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट हो रही है। वायुमंडल से क्वेश्चन है, जैसे समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? ये वैसे तो करंट अफेयर से संबंधित है, इसलिए इसको करंट के पर्पज से देखिएगा, पूरा डिटेल इसका नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर तौकते पूछा है, तौकते कहाँ से उत्पन्न हुआ था? अरब सागर से। क्वेश्चन नंबर 32, आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक जियोग्राफी देख रहे हैं। तो आर्थिक भूगोल में 32वां जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? फसल दी गई है, देश से मैच करना है। रबड़ थाईलैंड, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राज़ील। तो इसमें मैच नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? काफ़ी, कहवा। ये जनरल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि कहवा मंगोलिया में नहीं मिलता है, कहवा कहाँ मिलता है? ब्राज़ील में। तो यहाँ पर रबड़ कहाँ है? थाईलैंड। रबड़ किससे संबंधित है? थाईलैंड से। कहवा ब्राज़ील से, जैतून स्पेन से और गन्ना ब्राज़ील से। एक मैप आपको छूट गया दिखाना, वो देख लीजिए। ये जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि कौन सा नदी के तट पर स्थित लौह इस्पात संयंत्र नहीं है, तो उसमें हमने भिलाई आंसर दिया था। तो यहाँ पर मैप में देख लेते हैं कि कौन से कहाँ पर है। और इम्पोर्टेंट स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया जो मैपिंग में, जैसे बोकारो यहाँ पर आपको दिख रहा है, बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और विश्वेश्वरैया, सलेम, विशाखापत्तनम। तो विश्वेश्वरैया आपको दिख रहा है कर्नाटका हो गया, सलेम तमिलनाडु, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड हो गया और दुर्गापुर वाला पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा मछली का उत्पादक देश पूछा गया है। ये अगर हो सके पॉसिबल तो इसको करंट से अपडेट करके जाइएगा पेपर से पहले कि विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर होगा चीन। क्या होगा? चीन। या
करेंट से अपडेट करना है तो इसमें हमें राज्य भी सारे अपडेट करके देखने हैं कि कौन से राज्य टॉप पर हैं। जैसे अभी कंट्री की बात हुई थी तो चीन हो गया था जो 35% हिस्सा अकेले उत्पादन कर रहा है। मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार द्वारा 2019 से 20 में 3 प्रमुख मछली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात जो तटीय राज्य हैं, लेकिन ये अपने क्रम याद कर लीजिएगा डाटा को अपडेट करके। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो इसमें होगा नॉर्वे। जल विद्युत से बात रही, नॉर्वे देश अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 99% जल विद्युत से प्राप्त करता है। प्रतिशतता के आधार पर पराग्वे विश्व का प्रथम देश है जहां पर 100% ऊर्जा का उत्पादन जल विद्युत के रूप में होता है, जबकि चीन विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करता है। तो यहाँ पर हमें 3 कंट्रीज याद रखने हैं कि जैसे नॉर्वे है अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 99%, जबकि जो पराग्वे है, किसका नाम है दूसरा याद रखना है, पराग्वे। पराग्वे अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 100% ऊर्जा उत्पादन जल विद्युत के रूप में करता है, जबकि चीन क्या है, चीन विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करता है। क्वेश्चन 35 क्या है, मानव भूगोल एवं मानचित्रावली। क्वेश्चन 35 किससे संबंधित है? अगला जो क्वेश्चन आएगा, मानव भूगोल एवं मानचित्र। मैपिंग का बहुत बड़ा रोल है जियोग्राफी में, और अदर सब्जेक्ट में भी मैपिंग हमारी हेल्पफुल रहती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, किस द्वीप को बादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? किस द्वीप को बादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? लैंड ऑफ प्रॉमिस। तो राइट आंसर होगा मिंडानाओ। क्या होगा? मिंडानाओ। तो मिंडानाओ द्वीप को बादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस देश का दक्षिणतम व दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। उल्लेखनीय है कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है। क्यूबा कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जहां हवाना इसकी राजधानी व सबसे बड़ा शहर है। जावा तथा सुलावेसी दोनों इंडोनेशिया के द्वीप समूह हैं। तो मिंडानाओ को हम क्या बुलाते हैं? बादे की भूमि, द लैंड ऑफ प्रॉमिस। और यह दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस देश का दक्षिणतम व दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। उल्लेखनीय है कि फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। क्यूबा कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। क्यूबा की राजधानी हवाना है व ये सबसे बड़ा शहर है। जावा तथा सुलावेसी दोनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं। तो एक बार मैप में इनको क्लियर कर लीजिए कि मिंडानाओ द्वीप समूह कहाँ पर है। ये आप मैप देख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये म्यांमार, दक्षिण पूर्वी एशिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया वगैरह दिख रहा है। और मनीला अभी बताया था फिलीपींस की राजधानी, और ये इंडोनेशिया। इसके जावा और सुलावेसी द्वीप देखे थे। और ये मिंडानाओ कहाँ पर है? ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है? मिंडानाओ द्वीप समूह। क्वेश्चन 36 क्या है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ इंडोनेशिया की बॉर्डर पूछी गई है? कि निम्नलिखित देशों में से किस देश के साथ इंडोनेशिया अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इंडोनेशिया, क्वेश्चन 36 को देखिए, इंडोनेशिया किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ब्रुनोई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी। जब हम इसको पहले मैपिंग देखेंगे तभी क्लियर कर पाएंगे कि किस किस से बॉर्डर टच हो रहा है, किससे नहीं टच हो रहा है। ये इंडोनेशिया, इसमें देखिए इंडोनेशिया किस किस को टच कर रहा है? मलेशिया को टच कर रहा है, पपुआ न्यू गिनी, तो यहाँ पर शुरू हुआ है जो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि इंडोनेशिया किस किस से अपना बॉर्डर साझा करता है, किस किस से नहीं करता है। तो मलेशिया से करता है। किससे टच कर रहा है बॉर्डर? मलेशिया से। तिमोर लेस्ते जो इसको ईस्ट तिमोर, और पपुआ न्यू गिनी से भी इसका ऑर्डर टच हो रहा है। किससे? पपुआ न्यू गिनी। आप देख सकते हैं मैप में, ये पपुआ न्यू गिनी है। तिमोर लेस्ते है, मलेशिया, तिमोर लेस्ते, पपुआ न्यू गिनी, इन तीनों से बॉर्डर टच करता है। लेकिन किससे नहीं कर रहा है? ब्रुनोई से नहीं करना है। ब्रुनोई से बॉर्डर टच नहीं कर रहा है। ना क्लियर हो रहा हो तो इस मैप से देख लीजिए कि इंडोनेशिया का बॉर्डर किस किस से टच हो रहा है। तो यहाँ पर बोर्नियो आपको दिख रहा है,
मलेशिया से टच हो रहा है इंडोनेशिया का बॉर्डर। और ब्रुनोई ये जो है यहाँ इससे टच नहीं हो रहा है। और अभी ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्टे बोला था, इससे टच हो रहा है। पपुआ न्यू गिनी इधर आपको बताया था, उससे भी टच हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 37, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं। जो टोंगा है, टोंगा, तुवालू, ताहिती, ये किसके भाग है? पोलिनेशिया द्वीप समूह के। तिनियान द्वीप समूह का भाग नहीं है। तिनियान इसका पोलिनेशिया का भाग नहीं है। मैप में देख लीजिएगा पोलिनेशिया कहाँ पर है। ये देखिए बर्ड का मैप, जब बर्ड मैप देखते हैं तो हम एशिया की साइड में जब देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए पॉलिनेशिया का मैप है। ये इधर ऑस्ट्रेलिया है, एशिया, पपुआ न्यू गिनी, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया यहाँ पर है। तो यहाँ पर पूछा था इसने कि कौन सा द्वीप समूह इसका पार्ट नहीं है। जैसे टोंगा, समोआ, कुक आइलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया, पिक्टोरी द्वीप समूह। तो यहाँ पर अगर इसको क्लियर देखना चाह रहे हैं तो एक बार क्लियर देखने के लिए दूसरा मैप देखिए। जैसे ये वाला है जो येलो कलर का दिख रहा है पूरा, ये येलो वाला पूरा आपको दिख रहा होगा। ये जो येलो पूरा है वो क्या है? पॉलिनेशिया है। पॉलिनेशिया। तो इसमें हवाई द्वीप समूह है। कौन सा द्वीप समूह है? हवाई, तुवालू, समोआ, टोंगा, पिटकारिन। हवाई, तुवालू, समोआ, टोंगा, पिटकारिन। और ये कुक आइलैंड को ध्यान रखिएगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया को भी, कि पॉलिनेशिया है इसमें कितने द्वीप समूह आ रहे हैं। पॉलिनेशिया में हम किरिबाती को भी देख ले रहे हैं, वैसे तो देखने की नीड नहीं है लेकिन आगे पेपर में भी हमें इसकी नीड पड़ सकती है। तो यहाँ पर पॉलिनेशिया हमारा क्लियर हो जाएगा कि हवाई द्वीप समूह, तुवाली, तोकैलू, समोआ, कुक आइलैंड, टोंगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया, पिटकारिन, न्यूजीलैंड, ये सारे किस में आते हैं? पॉलिनेशिया में आते हैं। एक द्वीप छूट गया है, उसको देख लीजिए, सोसाइटी आइलैंड में आता है हमारा। ये ताहिती द्वीप समूह छूट गया था, जो फ्रेंच पॉलिनेशिया के सोसाइटी आइलैंड का एक पार्ट है। फ्रेंच पॉलिनेशिया के सोसाइटी आइलैंड का एक पार्ट है ताहिती। तिनियान पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। जो तिनियान, चौथा ऑप्शन था हमारा तिनियन। पॉलिनेशिया द्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर में मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया द्वीपों के पूर्व में फैले हुए हैं। पॉलिनेशिया 1000 से भी अधिक द्वीपों का समूह है। इसके मुख्य द्वीपों में कौन कौन से द्वीप मुख्य हैं? तो मैप में आपको बताए थे। हवाई द्वीप जो ऊपर नॉर्थ की ओर था, समोआ, टोंगा, तुवालू, ताहिती आदि शामिल हैं। इन द्वीपों को हरी मणि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? हरी मणि। तिनियान द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित उत्तरी मेरियाना द्वीप समूह का एक द्वीप है। आज का टास्क आपका यह रहेगा कि आप गूगल सर्च करके ये देखेंगे कि तिनियान द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, मैप में इसकी लोकेशन कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पहला है पहला जो विकल्प दिया गया एंटीगुआ और बारबूडा, राजधानी सेंट जॉन्स, डोमिनिका, सेंट डोमिंगो, अल सल्वाडोर, सेंट साल्वाडोर। चौथा विकल्प है बहामास, नासाउ। तो यहाँ पर जब हम राजधानी को देखेंगे, एंटीगुआ और बारबूडा की राजधानी क्या है? सेंट जॉन्स, राइट है। एंटीगुआ और बारबूडा की राजधानी सेंट जॉन्स, राइट है। डोमिनिका की राजधानी क्या है? रुसाउ। डोमिनिका की राजधानी क्या है? रुसाउ। और जबकि जो विकल्प में जैसे दी गई है, विकल्प में सेंट डोमिंगो क्या दी गई है? सेंटो डोमिंगो राजधानी दी गई है। सेंट डोमिंगो किसकी राजधानी है? डोमिनिकन रिपब्लिक की। अब अल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? सैन सल्वाडोर। बहामास की राजधानी है नसाउ। बहामास की राजधानी का नाम क्या है? नसाउ। बहामास की राजधानी नसाउ।
मैप में देख लीजिएगा कौन कौन से कंट्रीज। ये एंटीगुआ एंड बारबूडा, एंटीगुआ एंड बारबूडा ये दिख रहा होगा आपको। अभी हमने इसकी राजधानी पढ़ी थी एंटीगुआ एंड बारबूडा की, क्या पढ़ी थी? सेंट जॉन्स। क्या पढ़ी थी? सेंट जॉन्स पढ़ी थी। ध्यान रखेंगे कि जो एंटीगुआ एंड बारबूडा की राजधानी सेंट जॉन्स है। अगला अभी बताया था कि सेंट डोमिंगो दी गई थी राजधानी। सेंट डोमिंगो किसकी राजधानी है? डोमिनिकन रिपब्लिक की। किसकी राजधानी है? डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी है डोमिनिका। और जो डोमिनिको है उसकी राजधानी आपको अभी दिखाई थी रोसियो। क्या है? रोसियो। रोसियो राजधानी है। बहामास की राजधानी क्या है? बहामास। कैरेबियन द्वीप सागर के सारे जो कैरेबियन द्वीप समूह है उसी के ये सारे द्वीप हैं। बहामास की राजधानी क्या है? नसाउ। बहामास की राजधानी नसाउ। अगले क्वेश्चन किससे संबंधित हैं? जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित हैं। जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो सेंसस हमें लगता है जब एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो गई तभी ध्यान रखनी चाहिए, लेकिन हम अपने एक फोकस पॉइंट को कि किस लेवल तक हमें जनगणना पढ़नी है तो उसको ध्यान में रखने के लिए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। क्या पूछा है? असेंडिंग आर्डर पूछा है। असेंडिंग आर्डर पूछा गया है। असेंडिंग आर्डर। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। तो इसका पहला आंसर सही होगा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। इंडिया का मैप देख लीजिए एक बार, ये स्टेट कहाँ पर है। ये देखिए जम्मू कश्मीर। ये पुराना मैप है इसलिए इसको जो न्यू मैप है उसको अपडेट कर देंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। तो सारे अपडेट करने हैं। अंडमान निकोबार दे तो एक हमारा माइंड मैप बन गया कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इधर साइड है। अनुसूचित जनजातियों का आरोही क्रम लगाना था तो कैसे? पहले नंबर पे कौन आएगा आरोही क्रम में? अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, फिर आ रहा है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। ये वाला विकल्प ध्यान रखना है कि अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में आरोही क्रम। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। लेकिन जब हम प्रतिशत की बात करेंगे तो प्रतिशत कुल जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर आरोही क्रम। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। और क्वेश्चन नंबर जैसे हालांकि आयोग ने सही उत्तर ए को माना है, तथापि प्रश्न में प्रतिशतता का उल्लेख न होने पर प्रश्न कैसा? संदेहास्पद है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। क्वेश्चन को देखिए, अभी तक हम ये केवल यही याद करते थे कि किस शहर में जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ का लिंगानुपात कम है या कुछ मतलब सारी डिटेल, लेकिन ये इतना ध्यान नहीं देते थे कि स्लम एरियाज की पॉपुलेशन कितने मतलब कम या ज़्यादा कहाँ पर हो रही है। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अहमदाबाद। सबसे कम मलिन बस्तियों का प्रतिशत अहमदाबाद में है। यहाँ लगभग 4.449% आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है।
और हम सभी का नहीं याद रखेंगे, केवल लखनऊ का हमें, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसका ध्यान रखना है कि लखनऊ में इस्लाम एरियाज़ में कितने % आबादी निवास करती है। तो लखनऊ में 12.9% आबादी निवास करती है। और सबसे कम, या अगर हम विकल्प की बात करेंगे तो अहमदाबाद में कितनी, 4.49% रहती है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में रहती है। तो भारत में हिमाचल प्रदेश 10% सबसे कम नगरीकृत राज्य है। और बिहार राज्य की तो सभी का हमें नहीं याद रखना है। अगर यूपी का दिया गया तो ठीक है, नहीं तो हम सबको स्किप कर सकते हैं। कि भारत में हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीकृत राज्य है। भारत का सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। यहाँ की कितनी आबादी नगरीकृत है? 62.2%। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 97.5। अगर जब पूछे यूनियन टेरेटरी में टॉपर कौन है, यूनियन टेरेटरी में दिल्ली टॉपर है। लेकिन ओनली स्टेट की बात हो रही है, तो स्टेट में टॉप कौन करेगा? गोवा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन 42 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो न्यूनतम लिंगानुपात दमन एंड दीव। नहीं याद हो रहा है? ऐसे याद रखिए कि जहाँ पर दमन होगा गर्ल्स का एवं वुमेंस का या फीमेल्स का, तो वहाँ पर लिंगानुपात कैसा होगा? लो होगा, या मतलब बिल्कुल ही लोएस्ट रेशियो में आएगा। केंद्र शासित क्वेश्चन क्या है? भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? दमन एवं दीव। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं दीव 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी 1037 महिलाएं 1000 पुरुष। जबकि हम सभी का यहाँ पर नहीं याद रखेंगे, हमें केवल ये ध्यान रखना है कि भारत का लिंगानुपात कितना है। देश का लिंगानुपात 943 है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो यहाँ पर मिलियन शहर पूछा, कौन सा नहीं है? आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद। अगर आपने 7 मिलियन शहर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मुरादाबाद एक मिलियन प्लस सिटी नहीं है। यहाँ पर मिलियन सिटी कौन सी है? कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। कानपुर नगर, लखनऊ, चारों आप सातों। जो ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने मिलियन शहर हैं, तो उत्तर प्रदेश में मिलियन प्लस शहर की संख्या कितनी है? टोटल 7 है। कितनी है? टोटल 7 है। और ये 7 कौन कौन से हैं? कानपुर नगर है, कानपुर नगर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। थैंक्स फॉर वाचिंग। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से क्लासेस में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसमें सुधार किया जाएगा, और जो भी त्रुटियाँ आ रही हैं उसको अच्छे से अपडेट करके प्रेजेंट किया जाएगा।